Namaste. Welcome to the UPSC podcast channel. Today in our series of Class 9th NCERT Contemporary India, we will discuss Chapter 3 Drainage. और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। बिल्कुल। अगर हम सोचें कि जो पानी आज घर के टैप से निकल रहा है या जिससे कोई किसान अपने खेत में सिंचाई कर रहा है, हो सकता है वो पानी कुछ महीने पहले तिब्बत के किसी बर्फीले पहाड़ पर स्नो के रूप में जमा हुआ था। राइट, एकदम सही बात है। तो आज का हमारा मिशन इस इनविजिबल मैसिव प्लम्बिंग सिस्टम को डिकोड करना है। इसको एकदम कैजुअल चाय पे चर्चा वाले टोन में समझेंगे, क्योंकि टेक्निकली ये ज्योग्राफी का चैप्टर लगता है, पर प्रैक्टिकली ये इंडियन लैंडमास का ब्लूप्रिंट है। हाँ, और ये ब्लूप्रिंट समझना बहुत जरूरी है। जैसे किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का एक मास्टर ड्रेनेज प्लान होता है ना, कहाँ से मेन पाइप आएगा, कहाँ छोटी पाइप्स मिलेंगी। बस नेचर ने इंडिया के लिए एक बहुत ही इंट्रिकेट वाटर नेटवर्क डिजाइन किया है। ये मास्टर प्लम्बिंग प्लान वाला पर्सपेक्टिव बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जब हम टेक्निकल टर्म ड्रेनेज यूज करते हैं तो हम सिर्फ एक अकेले नाले या एक नदी की इंडिविजुअल जर्नी को नहीं देख रहे हैं। मतलब एक आइसोलेशन में नहीं देख रहे। एग्जैक्टली। हम उस पूरे इलाके के इंटीग्रेटेड रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी में इसको ऐसे समझते हैं कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, वो अलग अलग दिशाओं से आकर एक मेन रिवर में मिलती हैं। राइट। और फिर वो मेन ट्रंक आगे चलकर किसी बड़ी वाटर बॉडी में, किसी लेक, सी या ओशन में ड्रेन हो जाता है। एक कलेक्टिव फ्लो बनता है। ओके, चलो इसको अनपैक करते हैं, क्योंकि नदियों के नाम और उनके ओरिजिन पॉइंट्स को टेक्स्ट बुक से रटने से पहले उस ग्राउंड रियलिटी को समझना जरूरी है, जहां ये नदियां एक्चुअली अपना रास्ता बनाती हैं। सही बात है। कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं जब सोर्सेज पढ़ रही थी तो दो जार्गन वर्ड्स बार बार आ रहे थे। एक था ड्रेनेज बेसिन और दूसरा वाटर डिवाइड। एक आम हिंदुस्तानी के दिमाग से सोचें तो इसको विजुअलाइज कैसे करें। जैसे मान लीजिए एक जॉइंट फैमिली का पुराना घर है जिसकी ढलान वाली छत होती है। हाँ, स्लोपिंग रूफ। राइट। उस स्लोपिंग रूफ के ठीक बीच में जो सबसे ऊंची रिज होती है, वही तो तय करती है कि जब बारिश होगी तो आधे हिस्से का पानी आंगन में गिरेगा और बाकी आधे हिस्से का पानी पिछवाड़े यानी बैकयार्ड में जाएगा। यही एग्जैक्ट फिजिकल लॉ ग्राउंड पर भी अप्लाई होता है। अच्छा, हाँ। छत की उस रिज की तरह नेचर में कोई भी एलिवेटेड एरिया, चाहे वो कोई माउंटेन रेंज हो या कोई आम सा ऊंचा अपलैंड, जब वो दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करता है तो उस फिजिकल बैरियर को वाटर डिवाइड कहते हैं। ओके, मतलब वो नेचुरली पानी को बांट देता है। बिल्कुल। उस ढलान या ग्रेडियंट की वजह से ही पानी का अल्टीमेट रास्ता तय होता है, और जिस पूरे एरिया का पानी एक सिंगल रिवर सिस्टम कलेक्ट करके ड्रेन करता है, उस पूरे कैचमेंट एरिया को उसका ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। ओह, तो बेसिन मतलब वो पूरा एरिया जहां से पानी इकट्ठा हो रहा है। राइट। एक छोटा सा ग्लोबल स्केल पर्सपेक्टिव दूं तो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन अमेज़न रिवर का है। वाओ, अमेज़न। हाँ, पर इंडिया में ये जो वाटर डिवाइड्स और जमीन की बनावट है, इसने हमारी नदियों को दो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल फैमिलीज में बांट दिया है। वेट, मैं यहाँ थोड़ा पॉज लेना चाहूंगी। ये वाटर डिवाइड सुनने में ऐसा लगता है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई मैसिव आइस वॉल या द हिमालयाज जैसा ही कोई बड़ा पहाड़ होना चाहिए। हाँ, राइट। पर प्रैक्टिकली क्या एक नॉर्मल सा ऊंचा मैदान भी दो बड़ी नदियों के सिस्टम्स को अलग कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ। जरूरी नहीं कि वाटर डिवाइड हमेशा एक टावरिंग माउंटेन ही हो। एक स्लाइट एलिवेशन, एक मामूली सा ऊंचा फ्लैट टेरेन भी पानी की दिशा बदल सकता है। रियली? कोई एग्जाम्पल है इसका? इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल अंबाला का शहर है, जिस पर हम आगे डिटेल में आएंगे। अंबाला प्रैक्टिकली फ्लैट लगता है, पर वो दो मैसिव रिवर सिस्टम्स को बांट देता है। ओह वाओ! इस डिवाइड के लॉजिक को समझने के बाद ही हम देख पाते हैं कि इंडिया में दो अलग तरह की रिवर फैमिलीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं। एक है हिमालयन रिवर्स और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। राइट। तो अगर हम इन दोनों फैमिलीज के नेचर को कंपेयर करें तो ये मुझे दो अलग जेनरेशन्स के लोगों जैसे लगते हैं। कैसे? थोड़ा समझाइए। मतलब हिमालयन रिवर्स उस एग्रेसिव यंग एथलीट की तरह हैं जिसके पास स्टैमिना यानी ग्लेशियर वाटर और एनर्जी यानी स्टीप माउंटेन स्लोप दोनों हैं। सही एनालॉजी है। जबकि पेनिनसुलर रिवर्स एक ऐसे इंसान की तरह है जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, काम है और सिर्फ तभी एनर्जी दिखाता है जब उसे मॉनसून वाली एनर्जी ड्रिंक मिलती है। ये कंपैरिजन इनके बिहेवियर को परफेक्टली कैप्चर करता है। अगर हिमालयन रिवर्स की बात करें
जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब जिसमें साल भर पानी रहता है। एग्जैक्टली इनका फ्लो साल भर चलता है। इन्हें डबल सप्लाई मिलती है, मॉनसून की बारिश से भी और लॉफ्टी माउंटेन्स के पिघलते हुए स्नो से भी। ओह, डबल एडवांटेज। और क्योंकि ये इतनी मैसिव ऊंचाई से आती हैं, ये पहाड़ों को चीरते हुए डीप गॉर्जेस बनाती हैं। एक सेकेंड, गॉर्ज और नॉर्मल वैली में क्या फर्क है? I mean, इसको विजुलाइज कैसे करें? सोचो कि एक आम वैली यू शेप की होती है, जहां स्लोप ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे ढलान होती है। पर गॉर्ज एकदम स्टीप, नैरो वी शेप का कट होता है रॉक में। नदी के पानी का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो पत्थर को साइड से नहीं, सीधा वर्टिकल काटती है, जैसे आरी से लकड़ी काटी जा रही हो। बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद जब ये प्लेन्स में एंटर करती हैं तो इनका कोर्स बहुत लंबा होता है सी तक पहुंचने के लिए। यहाँ सोर्सेज में एक चीज ने मुझे सच में बैफल किया। क्या चीज? कि हिमालयन रिवर्स अपर कोर्स में यानी पहाड़ों में इंटेंसली पत्थरों को काटती है, इरोजन करती हैं, पर जब ये प्लेन्स में आती हैं तो उनके फीचर्स अचानक बदल क्यों जाते हैं? ये स्ट्रक्चर चेंज बड़ा इंटरेस्टिंग है। वही ना, ये सीधी बहने के बजाय स्नेक की तरह मियांडर्स क्यों बनाती है? और ऑक्सबो लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं? ये अग्रेसिव एथलीट अचानक घूम घूम कर क्यों चलने लगता है? मैकेनिज्म को समझो। हाँ, पहाड़ों में उस यंग एथलीट के पास हाइट और ग्रेविटी का एडवांटेज था। राइट, स्पीड थी उसके पास। उस हाई स्पीड में उसने टन्स ऑफ मड, सिल्ट और रॉक अपने पानी में मिक्स कर लिया। हाँ। पर जैसे ही वो नदी फ्लैट प्लेन्स में आती है, स्लोप अचानक कम हो जाता है। तो ग्रेविटी की पुश कम हो जाती है। एग्जैक्टली अब उसके पास उतना मोमेंटम नहीं बचा कि वो इतने भारी लोड को एक स्ट्रेट लाइन में कैरी कर सके। हाँ। स्पीड घटने की वजह से वो सैंड और सिल्ट को अपने किनारों पर डिपॉजिट करने लगती है। ओह, तो वो अपना बैगेज ड्रॉप करने लगती है। हाँ, और जब रास्ते में रुकावट आती है तो पानी आराम से लीस्ट रेजिस्टेंस वाला रास्ता ढूंढता है। हाँ। इसीलिए घुंघरू कर बहती है, जिसे हम मियांडर्स कहते हैं। और ऑक्सबो लेक का क्या कॉन्सेप्ट है? ऑक्सबो लेक तब बनता है जब मियांडर का कर्व इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि फ्लड के टाइम पानी उस घुमाव को छोड़कर सीधा शॉर्टकट ले लेता है। अच्छा। तो वो शॉर्टकट ले लेती है। हाँ। और वो पुराना कर्व नदी से कट ऑफ हो जाता है और एक सी शेप की लेक बन जाती है, जिसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। कमाल का फिजिक्स है नेचर का। और वही दूसरी तरफ अगर पेनिनसुलर रिवर्स को देखें तो उनके फिजिक्स बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, वो एकदम अलग तरह से ऑपरेट करती हैं। ये सीजनल होती हैं, पूरी तरह से बारिश पर डिपेंडेंट। ड्राई सीजन में तो बड़ी नदियां भी शैलो चैनल्स बनकर रह जाती हैं, है ना? हाँ, और इनके रास्ते इनका ड्रेनेज बेसिन शॉर्टर और शैलोअर होता है। हिमालयन रिवर्स जैसा डीप इरोजन ये नहीं करती, क्योंकि इनके पास उतनी ऊंचाई और कंटिन्यूस पानी दोनों नहीं है। राइट। ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल में बहती हैं। पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ना? हाँ, नर्मदा और तापी इसके क्लासिक एक्सेप्शंस हैं। वो सेंट्रल हाईलैंड से निकलकर वेस्ट में अरेबियन सी में गिरती हैं। इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस को समझने के बाद अगर हम डायरेक्टली पहले मेजर हिमालयन प्लेयर को ट्रैक करें तो पिक्चर और क्लियर होती है। तो ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम से शुरू करते हैं। इंडस को पानी तो हमने जियोपॉलिटिक्स और ट्रीटीज में बांट दिया, पर इसका नेचुरल सफर किसी एपिक थ्रिलर से कम नहीं है। थ्रिलर तो है। इसका ओरिजिन तिब्बत में लेक मानसरोवर के ठीक पास होता है। वहां से ये वेस्ट की तरफ बहती हुई इंडिया के लद्दाख रीजन में एंटर करती है। और वहां जो पिक्चरस गॉर्ज ये बनाती हैं, उसकी तो बात ही क्या अलग है। और लद्दाख में ये अकेले नहीं बहती, वहां इसमें ज़स्कार, नुब्रा, श्योक और हुंजा जैसी नदियां आकर जुड़ती हैं। ये नदियां उस ड्राई कोल्ड डेजर्ट में लाइफ सस्टेन करती हैं। बिल्कुल। फिर ये बाल्टिस्तान और गिलगिट से होती हुई अटक के पास माउंटेन से बाहर आती है। यहाँ आकर इंडस एक रियल जायंट बन जाती है। इसके बाद आता है द ग्रैंड पंजाब कनेक्शन। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये लिस्ट पढ़ते ही समझ आता है कि पंजाब का नाम ही इन्हीं पांचों नदियों से पंज-आब यानी 5 वाटर से बना है। हाँ, पांचों नदियों का संगम। ये पांचों एक साथ आकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास इंडस से मिलती हैं। इस कॉन्फ्लुएंस के बाद ये मैसिव फ्लो साउथ की तरफ बहकर कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में ड्रेन होता है। लेंथ देखें तो 2900 किलोमीटर्स। ये एक मैसिव डिस्टेंस है। पर द कैच इज, इस जाइगेंटिक बेसिन का सिर्फ 1/3 1/3 हिस्सा ही इंडिया में है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में। और यहाँ एंट्री होती है द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 की। ये ट्रीटी ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे क्रिटिकल एग्जाम्पल है। इस ट्रीटी के रूल्स के मुताबिक इंडिया इस पूरे इंडस सिस्टम का सिर्फ 20% पानी ही यूज कर सकता है। और बाकी
बाकी पाकिस्तान को फ्लो करने देना होता है। मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर सोचूं तो 20% सुनकर किसी को भी लग सकता है ये तो बहुत छोटा फ्रैक्शन है। एक देश इस 20% से क्या ही करेगा। परसेंटेज छोटा लगता है, पर इस पानी का टोटल वॉल्यूम इमेंस है। उनके सदर्न वेस्टर्न सेमी एरिड रीजन्स में ग्रीन रेवोल्यूशन आना इम्पॉसिबल था। ओह वाओ। इस एक फ्रैक्शन ऑफ वाटर पर इन 3 स्टेट्स का एग्रीकल्चर और उस एग्रीकल्चर पर देश की फूड सिक्योरिटी टिकी हुई है। ये नदियां सिर्फ बाउंड्री नहीं क्रॉस कर रही हैं, ये एक पावर स्ट्रक्चर और सर्वाइवल सस्टेन कर रही हैं। वेस्ट में जियोपॉलिटिक्स और एग्रीकल्चर सेटल करने के बाद अब हम उस नदी की बात करते हैं जिसके बिना नॉर्दर्न प्लेन्स का मिडिल क्लास, किसान और फ्रैंकली इंडिया का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली, द गंगा रिवर सिस्टम। इसकी स्ट्रक्चरल कहानी मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग है। गंगा डायरेक्ट एक सिंगल धारा के रूप में शुरू नहीं होती। उत्तराखंड के ग्लेशियर से इसके मेन हेडवाटर्स भागीरथी निकलते हैं। राइट। भागीरथी चलकर आती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इन दोनों के मिलने के बाद जो कॉम्पोजिट फ्लो बनता है उसे हम गंगा कहते हैं। पहाड़ों में उस टर्बुलेंस के बाद हरिद्वार वो स्पेसिफिक पॉइंट है जहां ये माउंटेन से निकलकर फ्लैट प्लेन्स में आती है ना? बिल्कुल सही। और जैसी प्लेन्स में आती है हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ने लगता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज जुड़ने लगती हैं। यमुना इसका एक वाइटल कंपेनियन है। हाँ, यमुनोत्री से निकलती है। शुरू में पैरेलल चलती है और फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज से मिल जाती है। राइट। पर मेरी नजर गई उन रिवर्स पर जो नेपाल हिमालय से आती हैं। घाघरा, गंडक और कोसी। कोसी का कैरेक्टर मुझे किसी स्ट्रिक्ट गुस्से वाले स्कूल टीचर जैसा लगता है। एक स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर जो हर साल आती है। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इस एनालिसिस जी को। देखो, कोसी और उस जैसी नदियां हर साल आती हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में अपनी क्लास में लिटरली तबाही मचा देती हैं। फ्लड्स लाती हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी का इमेंस डैमेज होता है। ये तो है, हर साल का यही पैटर्न है। लेकिन एंड में बिल्कुल उस स्ट्रिक्ट टीचर की तरह जो एंड में स्टूडेंट्स का भला चाहती है, ये नदियां सॉइल को फायदा पहुंचा कर जाती हैं। फ्लड का पानी जब वापस जाता है तो अपने पीछे फ्रेश फर्टाइल सिल्ट छोड़ जाता है जो एग्रीकल्चरल लैंड को एनरिच कर देता है। एग्जैक्टली। अगले सीजन के लिए एकदम तैयार। तबाही और नर्चर दोनों साथ चलता है। ये कॉजेलिटी समझना बहुत जरूरी है। पेनिनसुलर अपलैंड से भी चंबल, बेतवा और सोन जैसी नदियां आती हैं। वो कहाँ से ज्वाइन करती हैं? वो राइट बैंक से आती हैं क्योंकि ये सेमी एरिड रीजन से आती हैं। इनमें हिमालयन रिवर्स जितना पानी नहीं होता, बट इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये वाइटल हैं। राइट। इसी पूरे मैसिव इकोसिस्टम को बचाने के लिए, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल खतरनाक हो चुका था, यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसका काफी नाम सुना है हमने। हाँ, इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव वही था, पोल्यूशन अबेटमेंट यानी गंदगी को क्लियर करना और रिवर की लॉस्ट प्यूरिटी को रिजुविनेट करना। एग्जैक्टली। और अब आते हैं इस स्लो जर्नी के ग्रैंड फिनाले पर, फरक्का, वेस्ट बंगाल तक। यहाँ गंगा बाइफर्केट होती है, 2 हिस्सों में टूट जाती है। हाँ, ये पॉइंट क्रूशियल है। भागीरथी, हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब यहाँ एक टेक्निकल फर्क क्लैरिफाई करना जरूरी है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच का फर्क। हाँ, ट्रिब्यूटरी पानी लाकर नदी में जोड़ती है, जैसे हाईवे पर छोटी सड़कें आकर मिलती हैं। पर डिस्ट्रीब्यूटरी पानी को मेन नदी से बाहर निकालकर बांट देती है, बिल्कुल किसी हाईवे एग्जिट रैंप की तरह। यह एनालॉजी काफी क्लियर है। और ये सब मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा, जिसका नाम वहाँ के मार्शी आइलैंड्स पर उगने वाले सुंदरी पेड़ों से आया है और जो रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरली इवॉल्व्ड हैबिटेट है। बिल्कुल। वैसे यहाँ सोर्सेज में एक स्टैट है जिसने मुझे फिजिकली अपने रूम में चलते हुए पॉज लेने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्या स्टैट था? इस रिवर की फिजिकल ज्योमेट्री देखो। गंगा 2500 किलोमीटर से बड़ी है। अंबाला, जो इंडस और गंगा के बीच का एग्जैक्टली वो फ्लैट वाटर डिवाइड है जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी, हाँ, वहां से लेकर सुंदरबंस तक का डिस्टेंस लगभग 1800 किलोमीटर्स है। पर इस पूरे 1800 किलोमीटर स्ट्रेच में एलिवेशन का फॉल सिर्फ 300 मीटर्स है। ये नंबर सरप्राइजिंग है। हाँ। यानी आप 6 किलोमीटर आगे जाओगे तब जाकर जमीन 1 मीटर नीचे जाएगी। ये टेक्निकली एक फ्लैट टेबल जैसा है। यही तो मैकेनिक्स है। इस एक्सट्रीम फ्लैटनेस की ही वजह से रिवर के पास स्ट्रेट लाइन में कट करने की स्पीड बचती ही नहीं। मतलब मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। जब फोर्स नहीं होगा
तो पानी बस फैलकर घूम घूम कर आगे बढ़ेगा, जिसे हम लार्ज मियांडर्स कहते हैं। ज्योग्राफी में रिलीफ फीचर कैसे वाटर मैकेनिक्स को डिक्टेट करता है, उससे बेहतर एग्जाम्पल ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। गंगा की ये फ्लैट, जेंटल और रिलेटिव काम जर्नी हमने देख ली, पर नेचर हमेशा बैलेंस बनाती है। सही कहा। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी नदी भी है जो इस जेंटल कैरेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसे कोई बाउंड्री नहीं बांध सकती, जो वाइल्ड और रिबेलियस है, तो हम द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बाउंड्री में एंटर कर रहे हैं। ओह यस, ब्रह्मपुत्रा का बिहेवियर ज्योग्राफिकली सबसे ज्यादा डायनामिक है। इसका बर्थ भी मानसरोवर के पास तिब्बत में होता है, इंडस और सतलज के ओरिजिन्स के एकदम नैरो प्रॉक्सिमिटी में। तीनों एक ही जगह से ऑलमोस्ट। लगभग। टेक्निकली ये इंडस से लंबी है, पर इसका मेजॉरिटी कोर्स इंडिया के बाहर हिमालयाज के पैरेलल चलता है। तिब्बत में इसको त्सांगपो कहते हैं। इसका इंडिया में एंट्री लेने का जो विजुअल है वो सिनेमैटिक है। ये सीधे आती है और नामचा बरवा पीक, जो लगभग 7757 मीटर ऊंचा है, वहां अचानक एक शार्प यू टर्न लेती है। एकदम शार्प टर्न। हाँ, और एक गॉज के थ्रू अरुणाचल प्रदेश में डाइव करती है, जहां इसका नाम दिहांग होता है। उसके बाद दिबांग, लोहित और बाकी स्ट्रीम्स आकर इसमें ऐसी मिलती हैं कि असम आते आते ये वो माइटी ब्रह्मपुत्रा बन जाती है, जिसे आड़े चलकर बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। पर एक सिग्निफिकेंट पैराडॉक्स है इसमें। तिब्बत में ये ऑलमोस्ट ड्राई, बिना सिल्ट वाली रिवर होती है, पर इंडिया आते ही अचानक मॉन्स्टर बन जाती है। ऐसा क्यों? इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझना होगा। जब तंगपो तिब्बत में ट्रैवल कर रही है, तो वो एक कोल्ड और ड्राई एरिड रीजन है। वहां बारिश उतनी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वहां ना हेवी बारिश है, और वहां के पहाड़ हार्ड रॉक के हैं, तो पानी और सिल्ट दोनों कम होते हैं। ओके। पर जैसे ही ये नमचा बरवा टर्न लेके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आती है, सिनारियो फ्लिप हो जाता है। ये एरिया हाई रेनफॉल जोन है, और हिमालयाज टेक्निकली यंग सॉफ्ट रॉक माउंटेन्स हैं। तो बारिश इन रॉक्स को इजीली तोड़ देती है। एग्जैक्टली। टोरेंशियल रेन बिल्कुल एक प्रेशर वॉशर की तरह पहाड़ की मिट्टी और पत्थरों को काट कर रिवर बेड में डाल देती है। इस हैवी रेनफॉल और सॉफ्ट सॉइल एरोजन की वजह से ब्रह्मपुत्रा जब असम प्लेन्स में आती है, तो वो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर और मैसिव अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरी कर रही होती है। और इस मैसिव सिल्ट लोडिंग का रिजल्ट ये होता है कि रिवर एक नॉर्मल सिंगल पाइप की तरह नहीं बह पाती। ये चैनलाइज होने के बजाय मिट्टी के ढेरों के बीच अलग अलग स्ट्रीम्स में टूट टूट कर बहती है, जिसे हम ज्योग्राफी में ब्रेडेड चैनल कहते हैं। राइट। उस ब्रेडेड नेटवर्क के बीच में दुनिया के सबसे बड़े रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं, जैसे माजुली। पर इसका एक तबाहकुन पहलू भी है। रेनी सीजन आते ही ये अपने बैंक्स को तोड़कर असम और बांग्लादेश में डेविस्टेटिंग फ्लड्स ले आती है। हर साल का वही डेविस्टेशन होता है। मैं सोच रही थी बाकी नॉर्दर्न रिवर्स भी तो फ्लड करती हैं। कोसी की हमने बात की। इसमें ऐसा क्या यूनिक है कि ये ब्रह्मपुत्र इतनी तबाही मचाती है? इसका प्राइमरी रीजन है इसका एक्सट्रीम डेपोजिशनल फीचर। ब्रह्मपुत्र अपने साथ इतना ज्यादा सिल्ट लाती है कि वो कंटिन्यूसली सैंड और मड को अपने ही रिवर बेड पर डिपॉजिट करती रहती है। मतलब नदी के बेस पर मिट्टी जमती जाती है। हाँ, जब बॉटम से सिल्ट का ढेर जमा होता रहेगा, तो ऑब्वियसली रिवर बेड ऊपर उठ जाएगा। ओ, तो बेस ऊपर आ गया। राइट। अब बेस ऊपर उठ गया और ऊपर से मॉनसून का मैसिव पानी आ गया, तो कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और पानी लिटरली किनारों को फांदकर निकल जाएगा। मेक सेंस। उसके पास जगह ही नहीं बची। और जब एक रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो रिवर अपना कोर्स शिफ्ट कर लेती है। यही चैनल शिफ्टिंग और कॉन्स्टेंटली राइजिंग रिवर बेड इस वाइल्ड अनप्रिडिक्टेबल नेचर का रीजन है। ब्रह्मपुत्रा एक सेट रास्ते की मोहताज नहीं है। इम्पोर्टेंट और स्लाइटली स्कैरी थॉट की तरफ ले जाता है। कैसा थॉट? ये नदियां सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये फिजिकली हिमालयाज की मिट्टी, पहाड़ और मिनरल्स कैरी करके प्लेन्स में ला रही हैं। ये रोज लिटरली एक जियोग्राफिकल रीशेपिंग कर रही हैं। बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन लगातार चल रहा है। आज जैसे ब्रह्मपुत्र अपना बेड लेवल बढ़ाकर रास्ता बदल लेती है, उसी लॉजिक से अगर हम सोचें तो क्लाइमेट चेंज के इस दौर में, जब रेनफॉल पैटर्न्स ऑल एक्सट्रीम होते जा रहे हैं और हिमालयन ग्लेशियर्स अनटेथर्ड रेट पर मेल्ट हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट स्ट्रीम्स पर पड़ेगा। वही ना, क्या इन सारी स्ट्रीम्स का फ्लो परमानेंटली बदल नहीं जाएगा? जो रिलीफ स्ट्रक्चर पिछले हजारों सालों से इन रिवर्स की स्पीड और आकार को डिक्टेट कर रहा था, क्या वो पावर स्ट्रक्चर पलटने वाला है? ये बहुत ही सीरियस पॉसिबिलिटी है।
जब नदियां नया रास्ता बनाएंगी तो हमारे उन मैदानों का, किसानों का, उन सिटीज का क्या होगा जो आज इन पर पूरी तरह निर्भर हैं? इस आने वाले ज्योग्राफिकल शिफ्ट पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। इस पर थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द पेनिनसुलर रिवर्स। हाँ, और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है। बिल्कुल। आज हम बेसिकली क्लास 9th NCERT की कंटेम्प्रेरी इंडिया किताब के चैप्टर 3 यानी ड्रेनेज का एक बहुत ही डीप डाइव करने वाले हैं। राइट, और ये चर्चा सिर्फ फैक्ट्स रटने के बारे में नहीं होगी। हाँ यार, मतलब हमारा मकसद इस डिस्कशन से ये नहीं है कि बस रिवर्स की लंबाई याद कर ली। अगर किसी को सच में उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझना है जो इंडियन सोसाइटी को चलाती है, तो इन नदियों को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ये रिवर्स अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक पूरा पावर स्ट्रक्चर कैरी करती हैं। ट्रू, मतलब कैसे ये स्टेट्स की इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं, राइट? हाँ, और जो पोल्यूशन जैसे सीरियस इश्यूज हैं उनको काउंटर करने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है, हम आज उस पर भी फोकस करेंगे। सही बात है। तो अगर कोई पेनिनसुलर इंडिया के मैप को ध्यान से देखे तो सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है वेस्टर्न घाट्स। ओह हाँ, द ग्रेट वाटर डिवाइड। एकदम। मुझे तो वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी के उस स्ट्रिक्ट क्लास मॉनिटर की तरह लगते हैं जो हार्ट बांध के डिसाइड करता है कि भाई कौन सी नदी किस तरफ जाएगी। ये एनालॉजी बहुत सही है। एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं और एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। राइट। तो मेजॉरिटी जो मेजर रिवर्स हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब मॉनिटर की बात मानकर ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि डेक्कन प्लेटो का नेचुरल स्लोप ही ईस्ट की तरफ है। और फिर ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरकर डेल्टा बनाती हैं। पर एक सेकेंड, जहां रूल्स होते हैं वहां एक्सेप्शंस भी होते हैं। एग्जैक्टली। नर्मदा और तापी को देखकर तो लगता है जैसे ये बिल्कुल रेबल टीनेजर्स हैं। हाँ, जो सबके ऑपोजिट जाती हैं। राइट, मतलब सब ईस्ट जा रही हैं पर इनको वेस्ट जाना है और अरेबियन सी में गिरना है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? देखने में लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत क्लियर जियोलॉजिकल रीजन है। ये दोनों नदियां ना रिफ्ट वैलीज में बहती हैं। रिफ्ट वैलीज मतलब जमीन के अंदर जो डीप क्रैक्स होते हैं। हाँ, बेसिकली अर्थ की क्रस्ट में फॉल्टिंग की वजह से जमीन धंस गई थी और डीप ट्रेंचेस बन गए। नर्मदा और तापी इन्हीं ट्रेंचेस के थ्रू फ्लो करती हैं। ओह वाओ, तो ये सरफेस ढलान पे रिदबेंड ही नहीं करती। और क्योंकि ये हार्ड रॉक्स के बीच बहती हैं, इनके पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसा मिट्टी और सेडिमेंट नहीं होता। अच्छा, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती होंगी। एग्जैक्टली, ये समुद्र में एंटर करते वक्त एस्चुरीज बनाती है। मतलब एक डीप फनल शेप्ड माउथ जहां पानी डायरेक्ट ओशन में मिक्स हो जाता है। मेक सेंस। अगर नर्मदा की स्पेसिफिकली बात करें तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। यार, नर्मदा का नाम सुनते ही मुझे वो टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली ट्रिप्स याद आ जाती हैं। जबलपुर वाली? हाँ, मतलब कोई भी जबलपुर गया हो और उसने वहां मार्बल रॉक्स के पास फोटो ना खिंचवाई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही में, वो डीप गॉर्ज जहां दोनों तरफ सफेद मार्बल की चट्टानें हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और थोड़ा आगे जाओ तो वो फेमस धुआंधार फॉल्स आते हैं जिसमें नदी स्टीप रॉक से इतनी तेजी से नीचे गिरती है कि आसपास पूरा मिस्ट या धुआं बन जाता है। राइट, और उस फोर्स की वजह से ही नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज बहुत शॉर्ट होती हैं और मेन नदी से बिल्कुल राइट एंगल्स पर आकर मिलती हैं, जिसको ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और इसका बेसिन मेजरली एमपी और थोड़ा गुजरात कवर करता है। एमपी गवर्नमेंट का नमामि देवी नर्मदे कंजर्वेशन मिशन भी तो इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता है। बिल्कुल। और नर्मदा की छोटी बहन यानी तापी की बात करें तो वो एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सतपुरा रेंजेस से। राइट। और ये नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल चलती है एक और रिफ्ट वैली में, बस लेंथ थोड़ी छोटी है। इसका बेसिन एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिर्फ नर्मदा और तापी ही वेस्ट नहीं जाती, और भी छोटी नदियां हैं। ओह, जैसे कोस्टल रिवर्स? हाँ, वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच का कोस्टल प्लेन बहुत नैरो है, तो जो नदियां घाट से वेस्ट की तरफ निकलती हैं उनका रास्ता बहुत छोटा होता है। जैसे साबरमती, माही, बरातपुजा और पेरियार। एग्जैक्टली, ये सब बहुत रैपिडली समुद्र में जा मिलती हैं। सही है। चलो अब इन वेस्टर्न के रेबल्स को छोड़कर ईस्ट की तरफ चलते हैं, उन जॉइंट फैमिली वाले पेट्रियार्क्स की तरफ। पेट्रियार्क्स, ये वर्ड गोदावरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ना?
मतलब गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, अराउंड 1500 किलोमीटर्स लंबी। हाँ, और ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसकी ड्रेनेज बेसिन इतनी बड़ी है कि अकेला 50% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र कवर करता है। बाकी एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। वेट, इसको दक्षिण गंगा बोलते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। तो इसका रीजन वही है जो मैं सोच रहा था, जैसे घर में सबसे बड़े बुजुर्ग का एक अलग रुतबा होता है, वैसा है? थोड़ा वैसा, पर टेक्निकली इसके साइज और एक्सटेंट की वजह से। पर इसकी फैमिली, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी तो बहुत सारी होंगी, गंगा की तरह। ओ बहुत सारी हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा, नाम भी काफी राइमिंग है। हाँ, और लास्ट के जो 3 है ना, मंजरा, वाइनगंगा और पेंगंगा, ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं। अपनी इस मैसिव लेंथ और कवरेज की वजह से ही गोदावरी को लेजिटिमेटली दक्षिण गंगा कहा जाता है। मेक सेंस। एक और बड़ी ईस्ट फ्लोइंग जायंट का मेंशन जरूरी है, महानदी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से शुरू होती है और ओडिशा होते हुए डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में। इसकी लेंथ लगभग 860 किलोमीटर्स है, राइट? सही कहा। और इसका पानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा शेयर करते हैं। ओके, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के इस सिलसिले को थोड़ा और साउथ की तरफ ले चलते हैं। हमारी सदर्न लाइफलाइंस कृष्णा और कावेरी। साउथ के कोर इकोसिस्टम्स इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। कृष्णा तो महाबलेश्वर के पास एक स्प्रिंग से निकलकर आती है, करीब 1400 किलोमीटर्स का सफर तय करती है। और इसकी सहायक नदियां भी बहुत पावरफुल हैं, तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी और भीमा, जिसका बेसन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फैला है। फिर आती है कावेरी। हाँ, जो वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है और तमिलनाडु के कुडलोर के साउथ में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेंथ करीब 760 किलोमीटर्स और ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कबिनी। पर कावेरी से जुड़ा एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग पॉप कल्चर फैक्ट याद आ रहा है मुझे। अच्छा, केजीएफ मूवी वाला क्या? एकदम वही। कावेरी एक्चुअली इंडिया का सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, शिवासमुद्रम फॉल्स। राइट, और उस वाटरफॉल की काइनेटिक एनर्जी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होती है। हाँ, और लोगों को शायद रियलाइज ना हो, पर मूवी केजीएफ में जो मैसिव अंडरग्राउंड गोल्ड माइंस दिखाई है ना, उनकी पावर सप्लाई वहीं से आती थी। एग्जैक्टली। कोलार गोल्डफील्ड, मैसूरू और बेंगलुरु की इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स इसी कावेरी नदी के शिवसमुद्रम फॉल से आता था। इमेजिन करो, एक ज्योग्राफिकल फीचर एक पूरी इंडस्ट्री पावर कर रहा था। ये कनेक्शन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही कुछ और स्मॉलर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी हैं जो रीजनली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दामोदर, ब्रह्माणी, बैतारणी और सुबर्णरेखा। सही बात है। पर यार, ये सारी बड़ी नदियां, वाटरफॉल्स और डैम्स देखकर ना हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। किस बारे में? वाटर अबंडेंस के बारे में। मैं एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट सोच रहा था। दुनिया का 71%, मतलब 71% सरफेस पानी से कवर्ड है, पर उसमें से 97% तो सॉल्ट वाटर है। ओशंस और सीज में। बिल्कुल यूजलेस फॉर डेली नीड्स। और जो बचा 3% फ्रेश वाटर, उसका भी 3/4 हिस्सा बर्फ या आइस के रूप में ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में ट्रैप्ड है। हाँ, ये रियलिटी चेक बहुत जरूरी है। मुझे तो ये सिचुएशन बिल्कुल हमारी इंडियन मिडिल क्लास के फिक्स डिपॉजिट जैसी लगती है। हाँ, एफडी। वो कैसे? देखो, ऐसा लगता है अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, पर सब एफडी में लॉक्ड है और हाथ में खर्च करने के लिए चिल्लर भी नहीं बची। ये बहुत ही एक्यूरेट एनालॉजी है। सच में हमारे पास यूजेबल सरफेस वाटर बिल्कुल उस चिल्लर की तरह ही तो है। और इस चिल्लर को संभालने के लिए नेचर ने अपना खुद का बैंक अकाउंट या पिगी बैंक बनाया हुआ है, जिसको हम लेक्स कहते हैं। लेक्स यानी झीलें, नेचर के सबसे बेहतरीन स्टोरेज टैंक्स और रेगुलेटर्स। लेक्स को मोस्टली बस वेकेशन से रिलेट करते हैं। कश्मीर में दल लेक गए, शिकारा और हाउस बोट्स में घूमे, या फिर नैनीताल की बोटिंग। जरा सोचो, अगर इन जगहों पर ये झीलें ना हो तो टूरिस्ट वहां जाएंगे ही क्यों? इकोनॉमी वहीं खत्म। पर इनका फॉर्म और फंक्शन बहुत वेरिड होता है। जैसे कुछ बड़ी लेक्स होती हैं जिनको टेक्निकली सीज कहते हैं, जैसे कैस्पियन, डेड और अरल सीज। फिर आती हैं ग्लेशियल ओरिजिन वाली लेक्स, जो मोस्टली हिमालयन रीजन्स में है। ये बर्फ पिघलने या स्नो मेल्ट से भरती हैं। दल, भीमताल, नैनीताल, बारापानी और लोकटक लेक भी। बाय द वे, एनसीईआरटी के फिगर 3.6 में लोकटक लेक को स्पेसिफिकली दिखाया गया है। ये अपनी फ्लोटिंग वेजिटेशन के लिए बहुत फेमस है। ओह यस, वो फ्लोटिंग नेशनल पार्क, राइट, बहुत सुंदर है। उसके अलावा टेक्टोनिक ओरिजिन वाली लेक्स भी होती हैं। हाँ, जहाँ जमीन धंसने से लेक बनती है। वुलर लेक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जेएनके में।
जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। बिल्कुल। फिर रिवर्स का अपना एक्शन भी होता है। जब मियांडरिंग रिवर्स यानी वो नदियां जो सांप की तरह घुमाव लेती हैं अपने प्लेन्स में आती हैं, तो वो एक घुमाव को छोड़कर सीधा रास्ता पकड़ लेती हैं और वो छूटा हुआ हिस्सा एक यू शेप्ड की ऑक्सबो लेक बन जाता है। सही पकड़ा। और कोस्टल एरियाज में लगून्स बन जाते हैं, जैसे चिलिका, पुलिकट और कोलेरू। ओशन की लहरें थोड़े पानी को मेन समंदर से अलग करके सैंडबार्स बना देती हैं। और सीजनल लेक्स भी तो होती हैं। राजस्थान की सांभर लेक एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ये सॉल्ट लेक है जिसका पानी नमक प्रोड्यूस करने के काम आता है जब ड्राई सीजन में वाटर इवेपोरेट हो जाता है। कुछ इंसानों ने भी बनाई हैं आर्टिफिशियल लेक्स। जब हम डैम्स बनाते हैं हाइडल पावर के लिए, जैसे भाखरा नाले प्रोजेक्ट में गुरु गोबिंद सागर लेक बनाई गई। पर इन सभी लेक्स का अल्टीमेट बेनिफिट क्या है? अगर कोई पूछे सो व्हाट? वही मैं भी सोच रहा था, बस पानी स्टोर करना ही इनका काम है? नहीं, इनके बहुत क्रिटिकल फंक्शंस हैं। एक तो ये रिवर फ्लो को रेगुलेट करती हैं, हैवी रेन में फ्लड्स को रोकती हैं जैसे एक स्पंज। अच्छा, और ड्राई सीजन में पानी रिलीज करके फ्लो मेंटेन करती हैं। नेचर का अपना एसी भी तो है ये। बिल्कुल। क्लाइमेट मॉडरेशन, एक्वाटिक इकोसिस्टम मेंटेन करना, हाइड्रो पावर देना और नेचुरल ब्यूटी बढ़ाना, ये सब इन्हीं के काम है। पर पता है ये सब नेचर ने कितने परफेक्ट बैलेंस में बनाया था, और इंसानों ने आके इसका क्या हाल कर दिया है। यहाँ आकर बात थोड़ी सीरियस हो जाती है। होनी भी चाहिए। इकोनॉमी और सेटलमेंट्स हमेशा रिवर्स के किनारे ही बेस हैं। हमारे बड़े शहर इन्हीं की देन है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर, सब यहीं से आता है। पर इन बढ़ते शहरों ने एक पोल्यूशन क्राइसिस खड़ा कर दिया है। डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड्स ने रिवर्स का बेसिक वॉल्यूम ही कम कर दिया है। पानी कम और कचरा ज्यादा। एग्जैक्टली। अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स बिना सोचे समझे इन रिवर्स में फेंके जा रहे हैं। और इसका असर हम सोच भी नहीं सकते, उतना खराब है। मुझे तो ये सिचुएशन किसी हॉस्टल के उस केयरलेस स्टूडेंट की तरह लगती है जो पूरे फ्लोर का सारा कचरा अपने रूम के छोटे से डस्टबिन में डालता रहता है, जब तक कि वो ओवरफ्लो होके पूरे रूम में बदबू न फैला दे। हाँ, और हमारी रिवर्स वो ओवरफ्लोइंग डस्टबिन्स बन चुकी हैं। पर एक सरप्राइजिंग चीज बताऊं, गंगा के पास एक्चुअली एक सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी है। वेट, सच में गंगा ऑटोमेटिकली साफ हो सकती है? हाँ, अगर वाटर का नेचुरल फ्लो ठीक हो तो गंगा बड़े शहरों के पोल्यूशन लोड को 20 किलोमीटर के अंदर नेचुरली डाइल्यूट और क्लीन कर सकती है। ओह वाओ, नेचर का इनबिल्ट वाटर प्यूरिफायर। पर अभी तो ऐसी हालत नहीं दिखती। क्योंकि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन उसको ये करने ही नहीं देते। ओवरलोड और वेस्ट डंप इतना ज्यादा है कि वो क्लिनजिंग मैकेनिज्म ब्रेक डाउन हो चुका है। पानी का फ्लो ही इतना कम कर दिया हमने। तो इस स्ट्रक्चरल फेलियर को ठीक करने के लिए कुछ मेजर एक्शन लेना पड़ा होगा। बिल्कुल। इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान यानी गैप लॉन्च हुआ था। और फिर आई थिंक उसको एक्सपैंड भी किया गया था बाद में। हाँ, 1995 में इसको एक्सपैंड करके नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP बनाया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पूरे देश की मेजर रिवर्स के वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना और पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क करना है। सही है। पर पॉलिसी लेवल पे प्लान बनाने से ज्यादा जरूरी है उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जागना जिसकी हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। आखिरी विश्लेषण में जरा सोचिए, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विदाउट फ्रेश वाटर कैसा होगा? एक तरफ हम इन रिवर्स को पूजते हैं, इन्हें माँ बोलते हैं, और दूसरी तरफ हमारी ही प्रोग्रेस, हमारे ही कचरे और इफ्लुएंट्स उनका दम घोट रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा करंट डेवलपमेंट मॉडल सच में सस्टेनेबल है? ये एक बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है जिसके बारे में सबको डीप में सोचना चाहिए। खैर, ओके, सो वी होप यू लाइक्ड आवर टुडेज डिस्कशन ऑन चैप्टर 3 ड्रेनेज ऑफ क्लास 9th NCERT Contemporary India. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. धन्यवाद। जय हिंद।